लंबी बहू की ऊंची रसोई, जुगाड़ू छोटी सास। चलो सब खाना बन गया, हवा भी तैयार है। आज ये और उनके दोस्त मेरे हाथ का खाना खाकर बहुत खुश हो जाएंगे। 4 घंटे मेहनत करके जो बनाया है अच्छा ही बना होगा। जया एक बौनी औरत थी जिसकी खुद की ऊंचाई मुश्किल से 4 से 4.5 फुट थी। इस छोटे कद के कारण रसोई उसकी काठी के मुताबिक ही बनी थी। स्टूल पर खड़े होकर जया अपने पति और उसके दोस्तों के लिए खाना बना रही होती है। सारा खाना तैयार करके जया अब अपने किचन के छोटे छोटे बर्तनों में खाना निकालकर डाइनिंग टेबल तक ला रही होती है। वहीं डाइनिंग टेबल पर बैठे जया के पति और उसके दोस्त। अरे भाभी जी, आज की तारीख में आ जाएंगे आप या नहीं? भाभी को तो खाना लाने में ही इतना समय लग रहा है। अब क्या बताऊं यार, है तो ये 4 फीट की, अब बतख की तरह चलेगी तो समय तो लगेगा ही। अरे थोड़ा जल्दी ले आओ, कहीं पता चले रसोई से डाइनिंग तक लाते लाते खाना ठंडा ही हो गया हो। सुरेश की ऐसी बातें सुनकर उसके बाकी के दोस्त जया पर हंसने लगते हैं। तो वहीं जया बेचारी बिना कुछ बोले डाइनिंग टेबल के पास आती है और साइड में रखे स्टूल पर चढ़कर सभी को खाना परोसने लगती है। अरे कुछ भी बोलो भाभी जी, खाना तो उंगलियां चाटने लायक बना है। अरे चलो, कम से कम खाना तो ये ढंग का बना लेती है, वरना इसके अंदर तो कोई भी एक खूबी नहीं है। बार बार अपने पति का अपने दोस्तों के सामने बेइज्जती करना जया को काफी ज्यादा दर्द दे रहा था, लेकिन वो बेचारी किसी से कुछ नहीं कहती और उन लोगों के लिए किचन से खाना लाने जाती है। तभी सुरेश का दोस्त, अरे सुरेश, एक बात बता, तेरी हाइट इतनी अच्छी है तो फिर तूने इतनी बौनी से शादी क्यों करी? अरे यार, अब क्या बताऊं, उस वक्त कहाँ इतना लड़के लड़कियों को मिलने दिया जाता था। मैं तो उससे सीधा शादी के मंडप में मिला था। जब पहली बार देखा तो लगा किसी बच्ची को ही बिठा दिया है, फिर बाद में पता चला कि ये तो मेरी ही उम्र की है। अरे वो गाना नहीं है, जिसकी भी छोटी उसका भी बड़ा नाम है। अरे गोद में बिठा लो, बच्चे का क्या काम है? गोद में बिठा लो, बच्चे का क्या काम है? अखिलेश का गाना सुनकर सुरेश की भी हंसी निकल जाती है। तो वहीं किचन में खड़ी खड़ी जया चुपचाप अपनी बेइज्जती सुन रही होती है। और अब सभी के जाने के बाद किचन का सारा काम खत्म करके जया अपने कमरे में आकर बैठे बैठे रोने लगती है। तभी थोड़ी देर में जया का बेटा कार्तिक ऑफिस से घर आता है और जब वो अपनी माँ को इस तरह कमरे में बैठकर रोता देखता है तो, अरे माँ क्या हुआ, रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा है क्या? नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ। चल तू मुंह धो ले, मैं खाना लगा देती हूँ। माँ आपको मेरी कसम, बताओ किसी ने कुछ कहा था? पापा ने कुछ कहा? कार्तिक की कसम देने पर जया को मजबूरन उसे सारी बात बतानी पड़ती है, जिसे सुनकर एक तो आपकी वजह से मैं चुप हो जाता हूँ, कसम देकर जो बिठा रखा है, वरना पापा को मैं अच्छा खासा सुना देता। अरे अब आपकी हाइट छोटी है तो इसमें आपकी भला क्या गलती है? खैर अब ये सब छोड़ो और उन लोगों की बात पर ध्यान मत दो, वो कुछ भी बोले, लेकिन मेरी माँ तो इस दुनिया की सबसे क्यूट माँ है। बेटा एक तू ही है जो मुझे समझता है। तेरे पापा ही मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, पता नहीं कल को जब तेरी बीवी आएगी तो वो कैसा बर्ताव करेगी। अरे माँ आप उसकी फिक्र मत करो, जो भी आएगी ना मैं उसे समझा दूंगा कि मेरी माँ से प्यार से बात करे और उन्हें अपनी माँ समझे। अब चलिए आप अपने आंसू साफ करिए, फिर हम दोनों मिलकर खाना खाते हैं। जया के कद की वजह से उसे आज तक अपने पति सुरेश से हमेशा ताने मिलते आए थे। तो वहीं कार्तिक जो अपने पिता की हाइट पर था, अपने पिता के रोज रोज के ऐसे बर्ताव को देखने के बाद भी उसके दिल से अपनी माँ की इज्जत कभी कम नहीं हुई थी। एक कार्तिक ही था जो हमेशा जया को समझता था। इसी तरह कुछ दिन और गुजर जाते हैं। इस वक्त मंडी जाने का फायदा तो है, सब्जियां थोड़ी सस्ते में मिल जाती हैं। हफ्ते भर की ले ली, अब 1 हफ्ते तक मंडी जाने की कोई टेंशन नहीं। जया हफ्ते भर की सब्जी लेकर अपने छोटे छोटे कदम बढ़ाते हुए घर पहुंच रही होती है कि तभी मोहल्ले में खेल रहे कुछ बच्चे उसको बॉल मारते हैं। तुम लोगों को ढंग से खेलना नहीं आता क्या? कोई बड़ा जा रहा है तो कोई उसे इस तरह मारता है क्या? लेकिन आंटी यहाँ बड़ा कौन है? हमें तो कोई नहीं दिख रहा। मैं क्या भूत हूँ जो तुम लोगों को दिखाई नहीं दे रही? अच्छा तो आप अपने आप को बड़ा कह रही हो, लेकिन आप तो हमें कहीं से भी बड़ी नहीं दिख रही। आप तो हमारी जितनी हाइट की हो। वैसे सारे लोग आपको बॉनी बॉनी कहते हैं। इन आजकल के बच्चों में तो बिल्कुल भी तमीज नहीं है। रुको अभी बताती हूँ तुम्हें। जया गुस्से से अपनी सब्जी का थैला लिए उन बच्चों के पीछे भागने लगती है। आंटी थोड़ा तेज भागो ना, आपकी वजह से हमें भी इतना धीरे धीरे भागना पड़ रहा है। थोड़ा कदम बढ़ा लो। जया अब जल्दी जल्दी कदम बढ़ाती हुए उन बच्चों के पीछे भागने लगती है, लेकिन अपने छोटे कद की वजह से बार बार मार खा जाती है। तभी वहां सुरेश आता है और एकदम से जया का हाथ पकड़ लेता है। तो अपने साथ साथ मेरा भी मजाक बनवा रही हो? देखो मोहल्ले के लोग तुम्हें देखकर हंस रहे हैं। कद तुम्हारा भले छोटा है लेकिन उम्र तो बड़ी है, क्यों भाग रही हो बच्चों के पीछे? ये लोग मेरे कद का मजाक उड़ा रहे, अब मैं क्या कुछ बोलूं भी नहीं। तो गलत क्या कहा इन लोगों ने? होगी तुम बौनी, आज तक एक बार भी तुमने कुछ शाबाशी वाला काम किया है?
हमेशा तुम्हारी इस बौनी हाइट की वजह से मुझे बेइज्जती का ही सामना करना पड़ा है। अब चलो घर में। सुरेश जया का हाथ पकड़ता है और उसे सीधा घर ले जाता है, जिसे देखकर अब मोहल्ले वाले भी जया पर हंसने लगते हैं। अपनी मां के साथ हो रहे इस तरह के बर्ताव से कार्तिक काफी परेशान था, लेकिन अपनी मां के कहने पर ही वो अपने पिता से कुछ नहीं कहता था। 6 फुट 2 इंच की गर्लफ्रेंड कीर्ति। पता नहीं ये लड़का कब आएगा, आधा घंटा हो गया खड़े खड़े और अब तक नहीं आया। कीर्ति काफी टाइम से पार्क में कार्तिक का वेट कर रही होती है। तभी कुछ देर में कार्तिक भी पार्क में आ जाता है। सॉरी यार, वो घर का कुछ सामान लाना था इसलिए उसमें टाइम लग गया। पता था मुझे, कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। कीर्ति और कार्तिक एक दूसरे का हाथ पकड़े पार्क में घूम रहे होते हैं कि तभी कीर्ति की नजर एक बच्चे पर जाती है जो एक पेड़ के नीचे खड़ा होकर रो रहा होता है। इसे देखकर कीर्ति बच्चे के पास आती है। अरे बेटा क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? मम्मी पापा से बिछड़ गए क्या? नहीं दीदी, वो देखो ना, पेड़ की झाड़ियों के बीच में मेरी पतंग फंस गई है। अब मैं क्या करूं, मेरा हाथ भी नहीं जा रहा। अरे बस इतनी सी बात, रुको मैं अभी तुम्हारी पतंग निकाल देती हूँ। कीर्ति थोड़ा सा पैर ऊपर उठाती है और एक हल्की सी जंप में ही उस बच्चे की पतंग निकालकर उसे दे देती है। थैंक यू दीदी, आपकी हाइट तो बहुत अच्छी है। जब मैं बड़ा होऊंगा ना तो मैं भी आपकी जितनी हाइट रखूंगा। अरे बच्चा, हाइट तब बढ़ती है जब आप अच्छी अच्छी चीजें खाते हो, जैसे सब्जियां, दूध और मम्मी पापा का कहना मानते हो। अगर आप ये सब करोगे ना तो आपकी हाइट भी ऐसी हो जाएगी। ठीक है दीदी, आपसे मैं हर रोज हरी सब्जियां खाऊंगा और मम्मी पापा की सारी बात भी मानूंगा। अब वो बच्चा खुश होकर अपनी पतंग वहां से ले जाता है। तो वहीं कार्तिक, यार कभी कभी तो लड़का होकर मैं तुम्हारी हाइट से जल जाता हूँ। हम मुझे देख लो, मैं 5 फुट 9 इंच में ही काम चलाना पड़ता है। इतनी हाइट होना भी इतनी अच्छी बात नहीं होती, बहुत दिक्कत होती है हमें। वैसे कार्तिक, क्या तुमने अपनी फैमिली में बात करी मेरे बारे में? मम्मी को तो मैंने सब बता रखा है, वो आए दिन पूछती रहती है। यार बात तो मैं कर लूं, लेकिन सारा मैटर हाइट का फंस जाता है। और मुझे तो तुम्हारी हाइट से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फैमिली वगैरह का तो तुम जानती हो। हाँ लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो हील्स वगैरह भी नहीं पहनती। देखो कार्तिक, मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए। अगर शादी करनी है तो बता दो, वरना मैं मम्मी पापा के लाए हुए रिश्तों को हाँ बोल दूंगी। अरे बाबा, मैं तो मजाक कर रहा था। तुम्हें सच में लग रहा है कि मैं उन लड़कों में से हूँ जो इस तरह का बचकाना बहाना देकर लड़की से पीछा छुड़वाएं? अरे मैं आज ही घर जाकर माँ पापा से इस बारे में बात करता हूँ। कार्तिक की बात सुनकर कीर्ति काफी खुश होती है। इसके बाद कार्तिक घर जाकर कीर्ति के बारे में अपने माता पिता को बताता है और हफ्ते भर बाद कार्तिक अपने माता पिता के साथ कीर्ति के घर उसका हाथ मांगने जाता है। लेकिन जैसे ही वो सब कार्तिक की बौनी माँ जया को देखते हैं तो ये क्या, ये इसकी माँ है? ये बेचारी तो शुरू होते ही खत्म हो गई। ममता के साथ साथ कीर्ति भी अपनी होने वाली सास की हाइट देखकर काफी हैरान होती है। इसके बाद अब वो सभी सोफे पर जाकर बैठ जाते हैं। तो वहीं हर बार की तरह अपनी कम हाइट की वजह से जया को सोफे पर बैठने में दिक्कत होने लगती है। अरे माँ, आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए और आराम से बैठ जाना। मुझे बस 1 मिनट दीजिए, मैं अभी स्टूल लेकर आती हूँ। जया को इस तरह परेशान होता देखकर ममता उसके लिए स्टूल लेकर आती है, जिस पर चढ़कर अब जया आराम से सोफे पर बैठ जाती है। तो वहीं अब सभी रिश्ते की बात करने लगते हैं, लेकिन कीर्ति मन ही मन, ऐसा लग रहा है कि साड़ी पहनकर किसी 6 साल के बच्चे को उठाकर ले आए हो। मेरी तो बौनी सास है, कभी ज्यादा बोलेगी ना तो एक बार में ही मुक्का मारकर दफना दूंगी। कीर्ति मन ही मन अपनी सास का काफी मजाक उड़ाती है। तो वहीं जया भी, इसकी लंबाई तो देखो, थोड़ी और लंबी होती तो हिमालय पर्वत तक पार कर देती। इसके सामने तो मेरा बेटा भी छोटा लगेगा, लेकिन क्या करूं, प्यार में अंधा जो हो गया है। दोनों ही सास बहू को एक दूसरे की हाइट बिल्कुल नहीं पसंद थी। तो वहीं अपने अपने बच्चों की खातिर दोनों के परिवार वाले रिश्ता तय कर देते हैं। समय गुजरता है और अब आखिरकार शादी का दिन आ जाता है। अरे मैडम, आप थोड़ा झुक सकती हैं क्या? फ्रेम से आउट हो रही हैं आप। इतनी लंबी दुल्हन जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ। या तो कोई इतना लंबा लड़का भी नहीं है, दूल्हा भी बेचारी के सामने बोना लग रहा है। छोटी हाइट वालों के साथ साथ लंबी हाइट वालों को भी अक्सर लोगों के इस तरह के ताने सुनने को मिला करते थे। तो वहीं अब दूसरी तरफ, अरे भैया, कब से कह रही हूँ सब्जी तो डालो प्लेट में, ये सिर्फ रोटी रोटी खाकर काम चलाऊं। हाथों में खाने की प्लेट लिए जया बुफे सिस्टम के पास ही घूम रही होती है और उसके बार बार कहने पर भी कोई वेटर उसकी प्लेट में सब्जी नहीं डालता। तभी जया जब एकदम चिल्लाती है तो एक वेटर नीचे की तरफ झांकने लगता है। अरे भैया, इतनी देर से आवाज दे रही हूँ, दिख नहीं रही क्या मैं? अरे सॉरी मैडम, वो मेरे कान खराब है ना, इसलिए सुनाई नहीं दिया। ऐसा लग रहा था मानो कोई बच्ची सब्जी मांग रही हो। जब भी सोचूं मैं इतनी देर से ये आवाज कहाँ से आ रही है। सच कहूँ तो ये तो मुझे दिखी ही नहीं। वेटर अब जल्दी से जाकर प्लेट में सब्जी डालने लगता है। तो वहीं ये सब दूर खड़ी देख रही कीर्ति की सहेली काजल देख रही है उस बेचारी बौनी औरत के साथ क्या हुआ। ऐसी औरतों को तो अपने साथ हमेशा टेबल कुर्सी लेकर चलनी चाहिए। क्यों कीर्ति? ज्यादा मत बोल, सास है मेरी, बस हाइट से मार खा गई। कीर्ति की बात सुनकर काजल की तो बोलती बंद हो जाती है। तो वहीं शादी के बाद अब कीर्ति पहली बार अपनी ससुराल आती है, जहां जया जब उसकी गृह प्रवेश की तैयारी करती है तो
अरे जया बहन, एक तो तुम खुद 4 फुट की हो और बहू 6 फुट की लेकर आई हो। लगता है 3-4 स्टूल लगाने पड़ेंगे, तब उन पर चढ़कर तुम अपनी बहू का गृह प्रवेश कर पाओगी। अरे बहू, तुम जरा झुककर आना घर के अंदर, पता चले अपनी 6 फुट की हाइट से घर की छत तोड़ते हुए अंदर आ रही हो। गृह प्रवेश के समय खड़ी कुछ औरतें जया के बौनेपन का मजाक उड़ाती हैं, तो वहीं कीर्ति की लंबी हाइट का भी मजाक उड़ाती हैं। लेकिन नई नवेली दुल्हन होने की वजह से कीर्ति उन लोगों से कुछ नहीं कहती। तो वहीं अब जया 2 से 3 स्टूल पर चढ़कर अपनी 5 फुट की लंबी बहू का गृह प्रवेश करती है और अब इसी तरह से 2 दिन गुजर जाते हैं। आज तो मेरी पहली रसोई की रस्म है, सभी को अपने हाथ का बढ़िया सा खाना खिलाकर इम्प्रेस कर दूंगी। कीर्ति अब अपनी बौनी सास के साथ पहली रसोई की रस्म करने जैसे ही अपनी ससुराल की रसोई में जाती है तो वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। माँ जी, आप इसमें सही में खाना बनाती हैं? ये किचन का स्लैब तो मेरे घुटनों से नीचे तक है और यहाँ के बर्तन कितने छोटे छोटे हैं। अरे बहू, तेरे कद के मुताबिक रसोई छोटी है, लेकिन मेरे लिए तो बिल्कुल ठीक है। तू आराम से बैठ कर खाना बना ले, तुझे तो खड़े होने की भी कोई दिक्कत नहीं है। जया कीर्ति को सारा सामान बताकर किचन में चली जाती है तो वहीं अपनी 6 फुट की हाइट को संभालते हुए कीर्ति बड़ी मुश्किल से उस छोटी सी रसोई में एडजस्ट करके बैठती है और खाना बनाने की कोशिश करने लगती है। इस तरह झुककर रोटी बेलने से तो मेरी कमर टूट जाएगी, ऊपर से यहाँ के बर्तन भी कितने छोटे छोटे हैं। इससे तो मुझे कोई गांव का चूल्हा दे देते। खाना बनाने से लेकर बर्तन धोने तक कीर्ति को बस परेशानी ही परेशानी हो रही थी, क्योंकि चीजें काफी छोटी हैं। इस तरह खाना बनाना, बर्तन धोना तो बहुत मुश्किल है। मैं रसोई में ज्यादा दिन तो काम नहीं कर पाऊंगी। कीर्ति मुश्किल से उस छोटी सी रसोई में 2 से 3 दिन ही काम कर पाती है और आज परेशान होकर अपने ससुर से नई रसोई बनवाने की मांग करती है। पापा जी, रसोई में खाना बनाने में बहुत दिक्कत होती है, हर चीज वहाँ काफी छोटी है, मुझे थोड़ी बड़ी रसोई चाहिए। अरे बहू, तेरी सास बौनी है ना, तो उसके मुताबिक बनवाई थी मैंने। अब तू तो अच्छी खासी लंबी है, तो तेरे हिसाब से उसे तोड़वा कर बनवा दूंगा मैं। अरे तो फिर मैं कैसे खाना बनाऊंगी उसमें? जहाँ एक स्टूल लगाती हो उस समय 2 स्टूल और लगा लेना। अब तुम्हारी वजह से बहू भी कितना एडजस्ट करेगी। अगले संडे के दिन सुरेश कारीगरों को बुलवाता है और अब वो छोटी सी रसोई को तोड़वाकर बड़ी रसोई बनवाने लगता है, जिसे देखकर जया। कितने अरमानों से मैंने अपनी रसोई सजाई थी, सब कुछ मेरे मुताबिक था, लेकिन अब इस लंबी बहू के आ जाने की वजह से सब कुछ खराब हो गया। हफ्ते भर के अंदर ही कीर्ति की रसोई का सारा काम निपट जाता है और कीर्ति के पास उसकी बौनी सास की छोटी नहीं बल्कि एक बड़ी सी रसोई होती है, जिसमें सारा सामान, बर्तन सब कुछ पड़ा होता है और अब कीर्ति मस्त खड़े होकर आराम से खाना बना पाती है। चलो, उस छोटी रसोई की कहानी तो खत्म हुई, अब मैं आराम से खाना बना सकती हूँ। अपने मुताबिक रसोई बन जाने की वजह से कीर्ति काफी खुश होती है और वैसे ही 1 से 2 दिन निकल जाते हैं। सुबह का वक्त होता है, जया रसोई में आई होती है। ऐसा लग रहा है कि सामने गीजा का पिरामिड है। कितनी ऊंची रसोई लग रही है, ऊपर से बहू भी अभी सो रही होगी और ये चाय पीने की तलब, इसका क्या करूं? कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। जया हॉल से एक स्टूल लेकर आती है और उस पर चढ़ जाती है, लेकिन अभी भी रसोई उसके कद के मुकाबले काफी ज्यादा ऊंची थी। ऐसे तो काम नहीं बनेगा, लगता है कुछ और करना पड़ेगा। जया अब हॉल में सोफे पर रखे तकियों को लेकर आती है और एक के बाद एक स्टूल पर उन पर चढ़ जाती है। ये तकिए तो काफी हिल रहे हैं, कहीं मैं नीचे ना गिर जाऊं। हे बजरंग बली, मेरे जुगाड़ को सलामत रखना और मुझे भी। जया कांपते पैरों के साथ बड़ी मुश्किल से खड़े होकर चाय बनाने की तैयारी करने लगती है। तभी एकदम से अचानक जया का बैलेंस बिगड़ता है और वो गिरने वाली होती है कि तभी उसकी लंबी बहू जाकर उसे पीछे से पकड़ लेती है। अरे माँ जी, जरा आराम से, अगर गिर जाती ना तो दिखती भी नहीं जमीन पर, मैग्नीफाइंग ग्लास लगाकर ढूंढना पड़ता आपको। तो बहू, किसने कहा था तुझसे कि सीढ़ी की तरह आकर मेरी ढाल बने? गिरती तो गिरने देती मुझे, पीछे हट, उतरने दे मुझे। एक तो मैंने मदद करी, ऊपर से आप मुझे ही सुना रही है। भलाई करने का तो जमाना ही नहीं रहा। और ये आप क्या पिरामिड का जुगाड़ करके चढ़ी थी ऊपर? कद छोटा है, दिमाग तो बड़ा होगा ना, या वो भी बौना रह गया? कीर्ति का ऐसा बर्ताव देखकर जया को उस पर काफी गुस्सा आता है। शाम का वक्त होता है, जया छत पर होती है। घर में जगह जगह स्टूल लगा रखे हैं मैंने, लेकिन जरूरत के वक्त कोई स्टूल मिलता ही नहीं है। पता नहीं ये छत पर रखा स्टूल कौन ले गया। अब कपड़े निकालने के लिए भी जुगाड़ बनाना पड़ेगा। जया अब छत पर रखा एक डंडा उठाती है और उसके अगले हिस्से पर कपड़े की क्लिप लगा देती है, जिसकी मदद से अब एक एक करके जया कपड़े उतार रही होती है। तभी एक व्हाइट कलर का दुपट्टा सीधा उस पर आ गिरता है और तभी कीर्ति भी छत पर आ जाती है। साथ ही शाम का वक्त हो रहा होता है। अंधेरी की वजह से कीर्ति को अपनी सास पर गिरा सफेद रंग का दुपट्टा किसी भूत से कम नहीं लगता। भूत, ये भूत कहाँ से आ गया? भागो रे! कीर्ति अपनी लंबी लंबी टांगों से छलांग लगाते हुए जल्दी से सीढ़ियों से उतरकर हॉल में आती है और चिल्ला चिल्ला कर सभी को इकट्ठा कर लेती है। अरे क्या हुआ तुम्हें? सब चिल्ला क्यों रही हो? कोई भूत वगैरह देख लिया क्या तुमने? पापा जी, छत पर एक छोटे कद वाला भूत है, बहुत डरावना था, आप चलिए मेरे साथ। इससे पहले सुरेश और कार्तिक छत पर आ पाते कि तभी जया सारे कपड़े लेकर नीचे आती है।
बहू कद तो तेरा इतना लंबा है, आंखें क्या चींटी की लगा रखी है। अरे मैं तुझे दिखी नहीं क्या जो भूत भूत चिल्लाकर नीचे आई? अरे माँ, छत पर अंधेरा था ना, इसलिए आप दिखी नहीं होंगी। कीर्ति, तुम भी ध्यान दिया करो। मेरी हाइट को क्या बोल रही है? खुद की हाइट को देखा? एक मुक्का मारू ना तो जमीन में घुस जाएंगी। किसे कहते हैं सफेद दुपट्टा ओढ़कर इस तरह खड़े होने के लिए? कोई असली का भूत भी होता ना तो वो भी देख कर डर जाता। दोनों ही सास बहू में हाइट का इतना डिफरेंस होने की वजह से अक्सर दोनों की इसी तरह की खटपट हुआ करती थी। ऐसे ही एक दिन, आज तो कितना बढ़िया मौसम हो रहा है, इन्हें जल्दी से कॉल करके बुला लेती हूँ, कहीं घूमने जाऊंगी उनके साथ। कीर्ति बालकनी में खड़े होकर सुहाने मौसम के मजे ले रही थी कि तभी गली में खड़ी कुछ औरतें कीर्ति को देखकर, अरे कीर्ति बहू, जरा थोड़ा मुंडी उठाकर मौसम विभाग का हाल बताना कैसा है। वैसे भी इतनी लंबी हाइट है तुम्हारी, तुम तो देखकर बता देती होगी कि बारिश आने वाली है नहीं। इन मोहल्ले की आंटियों की जुबान कुछ ज्यादा ही नहीं चलती है। मेरा बस चले तो सबको एक लाइन में खड़ा करके कैंची से कच कच करके उनकी जुबान काट दूं। और मोहल्ले की औरतों पर कीर्ति को गुस्सा तो काफी आता है, लेकिन वो चुप रहती है। तो भाई इसी तरह 1 से 2 दिन गुजर जाते हैं। जया कमरे से बाहर निकलकर जैसे ही हॉल में आती है तो उसे वहां पर एक बिस्किट का डब्बा दिखता है। अच्छा बिस्किट है, शुगर होने से पहले कितना खाती थी। कोई देख तो नहीं रहा, 2-3 खा लेती हूँ, किसी को क्या ही पता चलेगा। शुगर में भी जया चलते चलते फिर उस बिस्किट के डिब्बे में से 2-3 बिस्किट गायब कर देती है, जिसे देख लेती है। आज तो ऐसे एक एक करके सारे बिस्किट खा जाएंगी। लगता है अब इस बिस्किट के डिब्बे को छुपाने का वक्त आ गया है। कीर्ति उठकर सीधा किचन की एक ऊंचे वाले शेल्फ में जाकर रख देती है। तो भैया अब जया थोड़ी देर बाद किचन में आती है और शेल्फ को देखकर, भले ही मेरा कद छोटा है लेकिन मेरी आंखें चील जैसी तेज है। तुझे क्या लगा तू बिस्किट का डिब्बा उठाकर रखेगी और मैं देखूंगी नहीं? अभी देख कैसे मैं जुगाड़ से इस बिस्किट के डब्बे को लेती हूँ। जया एक पतला सा डंडा लेकर आती है और उसके अगले हिस्से पर कपड़े की मदद से चिमटा बांध देती है और उससे उस डिब्बे को निकालने की कोशिश करती है कि तभी पीछे से कीर्ति आ जाती है और ये देखकर, दाईं तरफ करिए ना, वहाँ से आसानी से निकल आएगा डिब्बा। तो कर रही हूँ लेकिन हाइट छोटी है ना, क्या करूँ? 1 मिनट, ये कौन बोला? जया जैसे ही पीछे मुड़ती है तो देखती है उसकी बहू उसके पीछे खड़ी है और देखकर हंस रही है। क्या हुआ माँ जी, आप कहो तो मैं आपको गोद में उठा लूं, फिर उतार लेना आप डिब्बा। अपनी जिराफ जैसी हाइट का इतना घमंड मत कर। लंबी हाइट वाले ही बुढ़ापे से पहले झुक जाते हैं कमर से। तेरा भी कुछ यही हाल होने वाला है, खंबा कहीं की। मैं खंबा तो आप भी आलू की बोरी, देखा है पहले खुद को। अब सास बहू की फिर से छोटी मोटी नोकझोंक शुरू हो जाती है। इसी तरह अब कुछ दिन और गुजरते हैं और आज पूरा परिवार शॉपिंग के लिए मॉल गया होता है। कीर्ति, ये वाला सूट देखना, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। अरे हाँ, ये तो काफी अच्छा है और ये रंग भी नहीं है मेरे पास, ये वाला ले लेती हूँ। इधर कीर्ति सोफे पर बैठकर अपने लिए सूट पसंद कर रही होती है तो उधर जया एक साड़ी लेकर शीशे के सामने खुद पर लगा रही होती है, लेकिन शीशा ऊपर की तरफ लगे होने की वजह से शीशे में सिर्फ जया का मुंह ही दिख पा रहा होता है। क्या करूं, किसी से बोल भी नहीं सकती, मजाक और बनेगा। इस छोटे कद की वजह से तो मैं हमेशा मात खा जाती हूँ। जया ठीक से खुद को देख नहीं पा रही होती है, जिसे देखकर कीर्ति अब सीधा जया के पास जाती है और उसे पीछे से पकड़कर उठा लेती है। अरे बहू, ये क्या कर रही है? छोड़, तो गिराएगी क्या मुझे? अरे माँ जी, मैंने आपको कस कर पकड़ा है, अब आराम से साड़ी लगाकर देख लीजिए। अरे मैंने देखा, कीर्ति आपका कितना ध्यान रखती है। वैसे ये साड़ी आप पर जंच तो बहुत रही है। कीर्ति भले ही अपनी सास का मजाक क्यों ना उड़ा ले, लेकिन उसे परेशानी में देखकर उसकी हमेशा मदद किया करती थी। इसी तरह कुछ दिन और गुजरते हैं और आज जया की सबसे बड़ी नंद संगीता अपने बेटे के साथ मिलने के लिए आई होती है। कैसी हैं आप बुआ जी? बस बस, ये भी कोई तरीका है पैर छूने का? जरा अच्छे से झुक कर छुएगी तो कौन सा तेरी कमर टूट जाएगी। वैसे इसमें तेरा भी कोई दोष नहीं है, भगवान ने खंबा पैदा किया है तो उसमें तू भी भला क्या कर सकती है। संगीता कीर्ति की लंबी हाइट का मजाक उड़ाती है और उधर जैसे ही जया संगीता के पैर छूने के लिए झुकती है तो, अरे रहने दे जया, तू भी क्यों फॉर्मेलिटी करती है? तू तो खड़े खड़े मेरे पैरों तक आ जाती है, झुकने की कोई जरूरत नहीं है तुझे। ये बुआ जी कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही हैं, खुद तो ढोल की तरह है, अदरक की तरह जगह जगह से बढ़ी हुई है, हमारी कद का मजाक उड़ा रही है। कीर्ति का संगीता से मुंह बनते देर नहीं लगती। तो वहीं शाम के वक्त जब सभी किचन में होते हैं और कीर्ति उनके लिए खाना बना रही होती है, तभी संगीता का 25 साल का बेटा आशु रसोई में आता है और शेल्फ से ड्राई फ्रूट्स का डिब्बा निकालने की कोशिश करता है, लेकिन कम हाइट की वजह से उसका हाथ डिब्बे तक नहीं पहुंच पाता और तभी कीर्ति उससे बड़ी आसानी से डिब्बा निकाल कर दे देती है। वैसे बुआ जी, लगता है आपने आशु भैया को बचपन में बॉर्नवीटा कॉम्प्लान नहीं पिलाया। कितनी कम हाइट रहेगी उनकी, ये तो मेरे कंधे तक भी नहीं आ रहे। थोड़ा ध्यान देना चाहिए था ना आपको उनकी हाइट पर। कीर्ति की ऐसी बातें सुनकर संगीता का मुंह बन जाता है, तो वहीं जया मन ही मन काफी खुश होने लगती है। यूं ही समय गुजरता है और आज कार्तिक के कुछ दोस्त लंच पर घर आ रहे होते हैं। एक तो इन्होंने बिना इन्फॉर्म करे अपने दोस्तों को बुला लिया, ऊपर से कितनी सारी चीजें बनानी पड़ रही हैं, अभी तो रोटी भी बाकी है।
बहू क्या हो गया, मैं तेरी थोड़ी मदद करवा देती हूँ। लेकिन आप मेरी मदद कैसे करवाएंगी? बुरा मत मानिए लेकिन रसोई काफी ऊंची है, अब क्या ही मदद करवाएंगी मेरी? तू रोटी बना, मैं सभी को गर्मा गर्म रोटी जाकर परोसती हूँ। इससे तेरे बार बार चक्कर नहीं लगेंगे और बाकी खाना तो बन ही गया है। इधर जया रोटी का कैसरोल लेकर गेट के पास खड़ी होती है तो उधर कीर्ति गर्मा गर्म रोटी सेककर सीधे जया की तरफ फेंकती है, जिसे जया कैसरोल में कैच करके अब अपने छोटे छोटे पैरों से डाइनिंग टेबल पर जाकर उन लोगों को रोटी सर्व करने लगती है। कितनी जल्दी जल्दी काम हो रहा है। हाँ माँ जी ये तो है, वरना अभी तो मेरे चक्कर ही लग रहे होते किचन से डाइनिंग टेबल तक। दोनों सास बहू अब बातें करते हुए फिर से अपना काम जारी रखती हैं। तभी कार्तिक किसी काम से किचन में आता है। वो अचार का डिब्बा देना। कार्तिक इतना बोल ही रहा होता है कि तभी कीर्ति गलती से गर्मा गर्म रोटी कार्तिक के मुंह पर फेंक देती है, जिसे देखकर दोनों ही सास बहू को हंसी आ जाती है। सॉरी कार्तिक जी, हमने देखा नहीं, वैसे आप फनी बहुत लग रहे हैं। अपनी माँ और बीवी को इस तरह हंसते देखकर अब कार्तिक को भी हंसी आ जाती है और इस तरह छोटी मोटी नोक-झोंक और एक दूसरे की मदद करते हुए दोनों सास बहू को एक साथ 1.5 से 2 महीने हो जाते हैं। आज तो मैं ये नया वाला एप्रन पहनकर खाना बनाऊंगी। जया अपने ऑनलाइन मंगवाए हुए जैसे ही नए एप्रन को पहनती है तो वो एप्रन जया के कद से भी बड़ा होता है, जिसे देखकर कीर्ति, ये एप्रन कम गाउन ज्यादा लग रहा है। वैसे आप इसे गाउन के तौर पर भी पहन सकती हैं। बहू खुद को देखा है कभी? आम इंसानों के कपड़े बनाने के लिए 5 या 6 मीटर का कपड़ा लगता है, लेकिन तेरे लिए तो 10 मीटर भी कम पड़ जाए। आई बड़ी। जया के भाषण से कीर्ति का मुंह बन जाता है। तो वहीं अब जया भी अपनी छोटी सी सिलाई मशीन पर उस एप्रन को छोटा करके उसे पहनकर ही मानती है। अपनी लंबी बहू की ऊंची रसोई को लेकर जया इसी तरह के छोटे मोटे जुगाड़ किया करती थी। तो वहीं ऐसे ही एक दिन, अरे बहू तू कहीं बाहर जा रही है क्या? मुझे भी छोड़ दे, यहीं पास वाले मंदिर जाना था। कीर्ति अपनी लंबी लंबी टांगों से स्कूटी चलाते हुए अपनी सास को मंदिर छोड़ रही होती है कि तभी बीच में एक रेड लाइट पर बाइक पर बैठी एक बच्ची, पापा देखो ना, इनके स्कूल में तो साड़ी पहनते हैं और हमारे ये स्कर्ट और टॉप, ऐसा क्यों? बेटा ये तुम्हें कोई कहाँ से कोई बच्ची लग रही है? हैं? ये ढलती उम्र की औरत है, बस बोनी है इसलिए ये इतनी छोटी लग रही है। उस आदमी की ऐसी बातें सुनकर जया की आंखों में शर्म के आंसू आ जाते हैं। तो वहीं आज कीर्ति जब अपने मोहल्ले की एक टेलर की दुकान पर गई होती है तो, भैया ये सूट मैंने आपको घुटनों तक बनाने के लिए बोला था, आपने तो इसको मिनी कुर्ता बना दिया। अब ये पहनूंगी मैं सलवार पर। अरे मैडम, तो कपड़ा भी तो अपनी कद के मुताबिक देकर जाती। 6 फुट होकर 4 फुट वालों का कपड़ा देकर गई हो। अरे खुद की हाइट का दोष हमें मत दो। अब आप इतने लंबे हो तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? दुकान की छत से आपका सिर मिल रहा है। टेलर वाले की ऐसी बातें सुनकर दुकान पर खड़ी मोहल्ले की औरतें कीर्ति की हाइट पर हंसने लगती हैं, जिससे कीर्ति को काफी बुरा लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ जया जो घर का सामान लेकर घर लौट रही होती है कि तभी मोहल्ले के चौक पर 3-4 कुत्ते जया को घेर लेते हैं। हे भगवान, ये कुत्ते कहाँ से आ गए? अब क्या करूं? कहीं भाग भी नहीं सकती, कोई तो मुझे बचाओ। इससे पहले कि वो कुत्ते जया पर हमला करते कि तभी वहां कार्तिक आता है और अपनी माँ को कुत्तों से बचा लेता है। तो वहीं घर पर आने पर सुरेश, इतनी सी तो तुम हो, क्यों घर से बाहर निकलती हो? कभी कोई कुत्ता मुंह में दबाकर चला गया ना तो मिलोगी भी नहीं। बस मजाक बनवा दिया तुमने मेरा। शादी के बाद ये पहली बार था कि कीर्ति ने अपने ससुर का अपनी सास को लेकर ऐसा बर्ताव देखा था। चाहे कीर्ति की लंबी हाइट हो या जया की छोटी हाइट, दोनों ही सास बहू अपनी हाइट को लेकर मन ही मन काफी ज्यादा दुखी थी। इसी तरह कुछ दिन और गुजरते हैं और आज एकदम से उनके मोहल्ले में भूकंप आता है। कुछ सेकंड के भूकंप के झटकों के बाद जब भूकंप शांत होता है तो मोहल्ले में ही बना हाल फिलहाल का एक प्ले स्कूल टूटकर बिखर जाता है और उसमें कई बच्चे दबकर फंस जाते हैं। हे भगवान, कोई बचाओ, हमारे बच्चों को अंदर फंस गए, बच्चों का दम घुट रहा होगा। कोई तो मदद करो हमारे बच्चों की, कोई तो बचाओ उन्हें। आसपास खड़े लोग जल्दी से रेस्क्यू टीम को कॉल करते हैं, लेकिन उन्हें आने में काफी वक्त लग रहा था, जिसे देखकर कीर्ति टूटे हुए स्कूल के पास जाती है और अपनी लंबी हाइट का फायदा उठाते हुए अंदर की तरफ झांकने की कोशिश करती है, जहां से कुछ बच्चे बेहोशी की हालत में दिखते हैं। हम बच्चों को बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन अंदर जाने के लिए बहुत कम जगह है। अगर आप अपने बच्चों को अंदर भेजें तो वो बच्चों को बाहर लेकर आ सकते हैं। पागल है क्या जो अपने बच्चों को अंदर भेजे ताकि वो भी दब जाए? ना बाबा ना, रेस्क्यू टीम आ जाएगी, वो निकाल लेगी उन बच्चों को। छोटी सी जगह होने की वजह से कोई भी चाहकर भी अंदर नहीं जा पा रहा था कि तभी वहां जया, बहू एक काम करती हूँ, मैं अंदर जाती हूँ, मेरा कद छोटा है, मैं आसानी से वहां अंदर पहुंच जाऊंगी। लेकिन माँ जी आप श्योर हैं कि आप अंदर जाएंगी? कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। बहू छोटे कद का कभी कोई फायदा नहीं हुआ, क्या पता आज इसका कुछ फायदा हो जाए। जया अपने छोटे कद की वजह से बड़ी आसानी से अंदर चली जाती है। तो वहीं बाहर खड़ी कीर्ति अपनी लंबी हाइट की वजह से अलग अलग जगह से देखकर जया को गाइड करती है और एक एक करके जया जब सब बच्चों को बाहर निकाल कर ले आती है कि तभी वहां रेस्क्यू टीम आ जाती है और ये सब देखकर,
अरे आपकी वजह से बच्चों को ज्यादा गहरी चोट नहीं लगी है। अरे आपने बहुत हिम्मत वाला काम किया है। थोड़ी देर में वहां न्यूज रिपोर्टर भी आ जाते हैं और अब दोनों ही सास बहू का इंटरव्यू पूरे शहर भर के न्यूज़पेपर में आने लगता है। जिस लंबी छोटी सास बहू का मोहल्ले भर के लोग मजाक उड़ाया करते थे, आज वही मोहल्ले भर के लोग उन्हें काफी इज्जत की नजरों से देख रहे होते हैं। हमें नहीं पता था कि इतनी लंबी और इतनी छोटी हाइट का इतना फायदा हो सकता है। हमारी तरफ से जो भी गलती हुई हो हमें माफ कर दीजिएगा। अब से हम में से कोई भी आपके कद का मजाक नहीं उड़ाएगा। और मेरी तरफ से आपके लिए प्यारा सा फूल। अब हम में से कोई भी आपको परेशान नहीं करेगा। अगर किसी ने भी किया तो आप मुझसे शिकायत करना। पूरे मोहल्ले भर में कीर्ति और जया की काफी इज्जत होती है, तो आए दिन अखबार में भी उनकी तस्वीर छप रही होती है, जिसे देखकर सुरेश, अरे जया, आज तक मुझे हमेशा अफसोस होता रहा कि क्यों मेरी शादी मेरे घर वालों ने एक बौनी लड़की से करवा दी। तुम्हारी वजह से हमेशा मुझे लोगों में शर्म उठानी पड़ी, लेकिन आज तुम्हारे इसी बौनेपन की वजह से मोहल्ले भर में तो क्या, शहर भर में हमारा नाम है। मैं जानता हूँ मैंने जो भी तुम्हारे साथ बर्दाश्त किया उसके लिए माफी बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन मैं सच में अब दिल से तुम्हारी इज्जत करता हूँ। देखा माँ, कद की वजह से आप हमेशा खुद को कोसती थी, आपका मजाक बनता था और उसी कद की वजह से आपका कितना नाम है। ये सब तो मेरी बहू की वजह से हो पाया। अगर वो तरकीब ना लगाती तो मैं कभी इस बारे में सोच ही नहीं पाती। सिर्फ छोटा कद ही नहीं बल्कि बड़े कद की वजह से भी लोगों को अक्सर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। माँ जी, इंसान के कर्म उसके रंग रूप, बौनेपन या लंबेपन की वजह से नहीं होते। जरूरी नहीं है जो बौना हो वो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। हमें तो बस अपनी हाइट से परेशानी है, लेकिन जिन लोगों के हाथ पैर ही नहीं है, अंधे हैं, गूंगे हैं, उन लोगों ने भी तो इस समाज से लड़कर अपना नाम बनाया है। हाँ बहू, सही कह रही है तू। और आज तेरी वजह से पहली बार मुझे अपने इस बौनेपन पर खुशी हो रही है। दोनों सास बहू की बात सुनकर सुरेश और कार्तिक की भी आंखें भर आती हैं। इसी तरह कुछ दिन गुजरते हैं और आज जया खाना बनाने के लिए रसोई में आती है तो देखती है कि वहाँ पहले से ही एक एडजस्टेबल वाली कुर्सी रखी हुई है, जिस पर आराम से बैठकर जया खाना बना सकती है। अरे बहू, ये तूने मंगवाया? पता है मैं कब से कुछ ऐसा ही चाहती थी। अब आपको जुगाड़ करने की जरूरत नहीं है और ना ही स्टूल पर खड़े होकर खाना बनाने की। आप इस पर आराम से चढ़ सकती हैं और बैठकर खाना बना सकती हैं। जया उस कुर्सी वाली टेबल पर चढ़ती है, आराम से आलती पालती मारकर बैठकर अपनी लंबी बहू की ऊंची रसोई पर भी खाना बना पाती है, जिसे देखकर कीर्ति भी काफी खुश होती है। उस दिन के बाद से जया को कभी भी रसोई के काम के लिए जुगाड़ नहीं करना पड़ता था और मोहल्ला भर में भी दोनों सास बहू की काफी इज्जत रहती है।